आज की वीडियो में हम एक और पेपर की डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो लाइब्रेरी का एग्ज़ाम ग्रेड 3 के लिए जो करवाया गया था उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 सीधी भर्ती 2018 के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके एग्जामिनेशन 19/9/2020 को कंडक्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा किए गए थे। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर के अंदर जो लाइब्रेरी के क्वेश्चंस हैं वो हम बात करने वाले हैं। जो लाइब्रेरी के 100 क्वेश्चंस हैं उसको लेके हम गहनता से 360 डिग्री पे एनालिसिस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस के जितने भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, जितने भी उसके संबंधी जो जानकारी है वो अपन इस वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो जो लाइब्रेरीज़ की जो कैंडिडेट हैं जो लाइब्रेरी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी ये रामबाण यहाँ पे क्लास साबित होगी, क्योंकि इस पे हम पेपर को डिस्कस ही नहीं कर रहे। इसके अलावा जो भी यहाँ पे उससे संबंधित क्वेश्चंस हैं, आंसर है, उसकी चर्चा हम इसमें कर रहे हैं। इससे पहले हमने आरपीएससी सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की पेपर का डिस्कस कर लिया है, तो वो आप यहाँ पे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज के पेपर में हम बात करने वाले हैं लाइब्रेरियन ग्रेड 3 आरएसएमबी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो निकाली गई थी उसके पेपर की। तो ये हमारे पास में कोड का ये पेपर है। हो सकता है आपके पास में दूसरे कोड का हो तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे मास्टर जो की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके सामने चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइब्रेरी वाले पोर्शंस की। तो लाइब्रेरी का पोर्शन आप लोग अगर आप इस पेपर में देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 51 से, और पार्ट बी में हम बात कर रहे हैं जो कि लाइब्रेरी से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पुस्तकालय की सेल्फ पर पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को किस अनुभाग के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। यानी हमारे पास में पुस्तकालय की जो सेल्फ है, जैसे मान लो ये डेस्क आपके पास में पुस्तकालय में है, तो इसके अंदर यहाँ पे इन डेस्क पे जो आप पुस्तकों का व्यवस्थापन करते हो, अरेंजमेंट करते हो, तो किसके आधार पे करते हो। देखिए सर्कुलेशन सेक्शन की हम बात करें जो कि परिसंचरण अनुभाग कहलाता है, तो उसके अंदर हमारे पास में जब पुस्तक यहाँ पे हम पुस्तकालय से लेते हैं और पुस्तकालय में जमा करवाते हैं, उस प्रोसेस को सर्कुलेशन कहते हैं। इसमें हमारे पास में काफ़ी प्रकार की टेक्नोलॉजीज होती हैं, जिसके अंदर RFID जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी लेटेस्ट है और लाइब्रेरीज़ के अंदर पुस्तक का सर्कुलेशन करने में काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद में पीरियोडिकल सेक्शन को लेके हम बात करें, जो कि हमारे पास में जो करंट से संबंधित जो मैटर होता है, जो बुक्स होती हैं, जो स्कीम्स होती हैं, उसको लेके यहाँ पे पीरियोडिकल सेक्शन में किया जाता है। उसके बाद में मेंटेनेंस सेक्शन को लेके हम बात करें तो मेंटेनेंस सेक्शन में हमारे पास में कोई भी जो वस्तु है, या फिर उस चीज़ को यूँ समझे कि हमारे पास में जो भी जो सामग्री है उसको किस प्रकार से मेंटेन रखा जा सकता है, उसका रक्षण कर सकते हैं, ताकि वो उसकी जो लंबे समय तक हम यहाँ पे पाठक तक वो जानकारी पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में नेक्स्ट हमारे पास में कैटलॉगिंग सेक्शन। कैटलॉगिंग एक टेक्निक है जिसके अंदर हमारे पास में जो भी लाइब्रेरीज़ के अंदर जो बुक्स है उसकी कैटलॉगिंग करने में काम आती है, उसकी जो वर्गीकरण करते हैं वो उसमें काम आती है, जो उसका सूचीकरण करते हैं, कैटलॉगिंग करते हैं, सूचीकरण किस प्रकार से उसकी सूची डिजाइन करनी है, कौन कौन सी बुक्स कहाँ पे रखी हुई है और उसकी अरेंजमेंट क्या है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे कैटलॉग सेक्शन में करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो पुस्तकों को सेल्फों पर और सामग्रियों को जिस अनुभाग में व्यवस्थित किया जाता है वो हमारे पास में रख रखाव अनुभाग है। यानी कि हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी जो आप देख पा रहे हैं, जिसे अपन यहाँ पे इंग्लिश में मेंटेनेंस सेक्शन भी कहते हैं, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को लेके। तो इसके अंदर हमारे पास में दे रखा है कलेक्शन डेवलपमेंट इज द फंक्शन ऑफ। हमारे पास में संग्रह विकास जो है उसका कार्य क्या होता है। देखिए हमारे पास में पुस्तकालय के अंदर जो भी पुस्तक होती है, जो भी पाठक से संबंधित जो पाठ्य सामग्री होती है, तो उसको हम यहाँ पे अर्जन विभाग के अंदर रखा जाता है। यानी हमारे पास में जो एक्विजिशन सेक्शन है उसके अंदर हम यहाँ पे इसको रखने का जो काम करते हैं उसे हम यहाँ पे संग्रह विकास कहते हैं। ठीक है, उसको हम यहाँ पे कलेक्शन डेवलपमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास में तकनीकी विभाग ये नहीं है। उसके बाद परिसंचरण विभाग में मैंने अभी चर्चा की, संदर्भ रेफरेंस को लेकर भी नहीं बात इसमें जो है या काम नहीं आता। जो अर्जन विभाग है वो यहाँ पे इसमें काम आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, सॉरी जो बी है वो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 53 की हम बात करें जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, ब्राउन प्रणाली के कितने पत्रक का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। देखिए हमारे पास में ब्राउन जो प्रोसेस होता है उसके अंदर हम यहाँ पे जो कार्ड यूज़ करते हैं तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली 2 कार्ड यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में आपने देखा है कि श्री रंगनाथन के द्वारा जो कार्ड यूज़ किए गए थे वो 3 कार्ड वाली टेक्निक जो है वो यहाँ पे यूज़ की गई थी। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 54। तो 54 क्वेश्चन में पूछा है ISBN का पूरा नाम क्या होता है। बेसिकली हम बात करें ISBN के बारे में थोड़ी चर्चा करें तो ISBN हमारे पास में 1970 में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना जो की गई थी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई थी, जो कि ISO 2108 कोड पे आधारित था। उसके बाद में इसका हेडक्वार्टर को लेके बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लंदन में था। ठीक है, तो ये कुछ इससे संबंधित जानकारी थी जो कि मैंने आपको दी। तो इसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास में जो ISBN है उसका स्थापना 1970 में हुआ था और इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका पूरा नाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है। तो आप देख सकते हो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यानी सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में हम बात कर रहे हैं। तो 55 में हमारे पास में पूछा है कि संगठन के परंपरावादी शास्त्रीय सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन है। हमारे पास में क्लासिकल प्रिंसिपल जो है ऑर्गेनाइजेशन के वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे, किसके द्वारा उनका प्रस्तावना दिया गया था। तो उसकी हम बात करें तो ये हमारे पास में जो दिए गए थे वो जो फ्यूल है उनके द्वारा ये जो प्रतिपादन है उनका किया गया था। सॉरी, हमारे पास में जो किया गया था उर्विक के द्वारा। ठीक है, उर्विक हमारे पास में ये रहा, इसके द्वारा जो है वो क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के दिए गए थे। ये एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा ये किया गया था। इसके अंदर थोड़ी हम बात करें तो इसमें फ्यूल के द्वारा जो दिए गए थे, जो फ्यूल आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनके द्वारा क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि यहाँ पे ये क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के फादर भी कहलाते हैं। उसके बाद में हमारे पास में उर्विक का हम अभी हमने बात की, तो उर्विक के द्वारा पोस्ट कॉर्ब जो टेक्निक है POSDCORB, ये जो टेक्निक्स है ये भी यहाँ पे हमारे पास में उर्विक के द्वारा दी गई थी, जिसमें टोटल 7 तत्व होते हैं। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है गुलिक के द्वारा। तो गुलिक भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ से हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 56 में मैं आपको लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 56 में आप देख पा रहे हैं कि पुस्तकालय का बजट के लिए तैयार किया जाता है। यानी हमारे पास में जो पुस्तकालय बजट है यानी लाइब्रेरी जो बजट है वो जो तैयार किया जाता है वो कौन से वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। तो आपको पता है आगामी वर्ष के लिए बजट हमेशा तैयार किया जाता है कि इस बजट में आगे आने वाली जो स्कीम्स हैं, आने आने वाली जो योजनाएं हैं, आगे आने वाली जो प्लानिंग है वो किस प्रकार से एग्जीक्यूट करनी होगी, किस प्रकार से उनका संचालन करना होगा। तो उसके लिए जो बजट है वो यहाँ पे पारित होता है। तो आप समझ सकते हो कि नेक्स्ट जो ईयर है उसके लिए बजट यहाँ पे हमेशा पारित किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 57 में हम आप बात करते हैं। तो 57वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो 57वें क्वेश्चन में हमारे पास में जो पूछा है वो पूछा है पुस्तकालय विज्ञान में मूल्यांकन पद से क्या तात्पर्य है। अगर हम बात करें मूल्यांकन पद को लेके तो इसे हम यहाँ पे इवोल्यूशन भी कहते हैं लाइब्रेरीज में। तो इवोल्यूशन जो है लाइब्रेरी साइंस में उसको कहते हैं। तो बेसिकली हम बात करें इसके बारे में तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है संचालन एवं सेवाओं में सुधार के साधन के लिए। ठीक है, उसके बाद संग्रह की जांच करना, पुस्तकों एवं ग्राफिक सामग्री का रखरखाव करना, दूरस्थ स्थिति लॉगिन सॉफ्टवेयर के रूप में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इवोल्यूशन जो टेक्निक्स है लाइब्रेरी साइंस में वो बेसिकली मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट्स में काम ली जाती है, मेंटेनेंस सेक्शन में काम ली जाती है। जो कि कोई बुक्स है, कुछ ग्राफिक्स मटेरियल्स हैं, उनका मेंटेनेंस करना जब होता है उन यानी कि पुस्तकों और ग्राफिक सामग्री का रख रखाव के लिए जो टेक्निक्स यूज़ की जाती है वो इवोल्यूशन की जाती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की हम बात करते हैं। उपभोक्ताओं और प्रलेखों के अलावा पुस्तकालय में तीसरा महत्वपूर्ण क्या होता है। अगर आपने देखा है लाइब्रेरीज में जो हमारे पास में त्रिमूर्ति का सिद्धांत यहाँ पे श्री रंगनाथन के द्वारा दिया गया था, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने रखा बुक्स को, उसके बाद में इन्होंने रखा कर्मचारी को, उसके बाद में इन्होंने रखा पाठक को। ठीक है, तो ये हमारे पास में 3 जो तत्व हैं इनसे मिलके हमारे पास में लाइब्रेरी जो है वो बनी होती है, जिसे हम त्रिमूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। तो यहाँ से अब आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास में यहाँ से देखें कर्मचारी बिल्कुल हमें चाहिए, पुस्तकालय अध्यक्ष का यहाँ पे रोल नहीं होता, प्रबंधन का रोल नहीं होता, भवन का रोल नहीं होता, उपभोगकर्ताओं और प्रलेखों के अलावा। ठीक है, पुस्तकालय में तीसरा महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पे, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो हमारे पास में कर्मचारी जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में हम बात कर रहे हैं। तो 59 क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफिक्स
निम्न में से किस प्रकार का सूचना स्रोत है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, हमारे पास में सूचनाओं को 3 भागों में बांटा है, जो कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सूचनाएं होती हैं। अगर बेसिकली हम बात करें प्राथमिक सूचनाओं की, तो इस प्रकार की सूचना होती हैं जो मूल रूप से जो है वो यहाँ पे प्रदर्शित की जाती है और प्रारंभिक रूप से इनका यूज़ किया जाता है। जैसे आप रीडिकल सेक्शन कह सकते हो, पैटेंट्स कह सकते हो, स्टैंडर्ड्स कह सकते हो। इसी प्रकार से सेकेंडरी सोर्स की हम बात करें तो सेकेंडरी में हमारे पास में प्राइमरी को एक आधार बना के उनमें किस प्रकार से संशोधन करके हम यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास में टर्शरी जो सोर्स होते हैं, टर्शरी जो इन्फॉर्मेशन के सोर्स होते हैं, उसमें हम बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राइमरी और सेकेंडरी के आधार पे ही यहाँ पे चेंज करते हैं। जिसमें एग्जांपल को लेके हम बात करें, जिसमें डायरेक्टरीज है, गाइडलाइंस है, गाइड्स टू लिटरेचर है, उसके बाद ईयर बुक्स हैं, आलमंस है। तो ये प्रकार की जानकारी हमें यहाँ पे तृतीयक सोर्स में जो सोर्स है उसमें देखने को मिलती है। तो इसका ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो तृतीयक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में हम लेके बात करते हैं। तो यहाँ पे गजट निम्न में से किस प्रकार की सूचना देता है। अगर हम गजट को लेके बात करें तो गजट यहाँ पे आपने देखा कि गजट जो है बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्डर्स और नोटिस को यहाँ पे शो करता है, यानी कि सरकारी जो ऑर्डर्स होते हैं, सरकारी जो आदेश होते हैं, उनको यहाँ पे प्रदर्शित करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल डायरेक्टली ये राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। तो क्वेश्चन नंबर 61 में आप देख पा रहे हैं, उस रेडी रेफरेंस सोर्स को क्या कहते हैं जिसे किसी भी व्यवसाय, कला या अध्ययन के मार्गदर्शन के लिए संदर्भित किया जाता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो मैनुअल्स होते हैं, ठीक है, आपने जो मैनुअल्स देखे हैं, तो मैनुअल्स में हम क्या करते हैं कि ये एक प्रकार की रेडी रेफरेंस सोर्स होता है, इसको कह सकते हो आप, लेकिन इसमें व्यवसाय, कला और अध्ययन के मार्गदर्शन के लिए संदर्भित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आप देख पा रहे हैं मैनुअल्स, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। तो ये हमारे पास में जो क्वेश्चंस हैं, जो ये पैटर्न आप लोग देख पा रहे हैं, तो इसको आप यहाँ पे मॉडरेट इस प्रकार का पेपर कह सकते हैं कि अगर आपने थोड़ी बहुत भी इसमें प्रिपरेशन करी होगी तो आई होप आपको ये चीज़ें आ रही होंगी, क्योंकि ज़्यादा आपको हार्ड देखने को नहीं मिल रहा। आगे हम क्वेश्चन की बात करें 62 को लेके, तो 62वें क्वेश्चन को लेके हम बात करते हैं, जिसमें आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वर्चुअल लाइब्रेरी इज आउटपुट ऑफ, यानी वर्चुअल लाइब्रेरी निम्न में से किसका निष्कर्ष है। अगर बेसिकली हम वर्चुअल लाइब्रेरीज के बारे में बात करें, जो कि एक अगर हम बात करें मोबाइल्स में, तो मोबाइल के अंदर हमारे पास में इंटरनेट होना, डिजिटल लाइब्रेरीज को होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि उसके आधार पे ही वर्चुअल लाइब्रेरीज का अस्तित्व में रहना उचित होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास में वर्चुअल रियलिटी जो है, यानी वर्चुअल रियलिटी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेटवर्किंग को लेके हम बात करें तो नेटवर्किंग का काम यहाँ पे सिर्फ हमारे इंटरनेट से कनेक्ट करना मोबाइल को, ये इसका काम होता है। वर्चुअल एफिशिएंसी को लेके बात करें तो ये इसका रोल नहीं होता। कंप्यूटराइजेशन को लेके हम बात करें तो बेसिकली डिजिटल लाइब्रेरीज को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो डिजिटल लाइब्रेरीज में आपको कंप्यूटराइज का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वर्चुअल लाइब्रेरीज में हमारे पास में वर्चुअल रियलिटीज़ का होना जरूरी होता है। वर्चुअली रूप में वो रियल होता है, यानी रियलिटी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 की हम बात करें तो इसमें पूछा है हमारे पास में DOS, यूनिक्स, विंडोज़ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। हमारे पास में डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कहते हैं, और यूनिक्स और विंडोज़ किसके उदाहरण है। बेसिकली हम बात करें इसको लेके तो ये बेसिकली जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे कंप्यूटर में, उसको लेके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो इसके एग्जाम्पल DOS है, यूनिक्स है, विंडोज़ है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 64 को लेके। तो 64 क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, पुस्तकालयों में कार्यों, गतिविधियों, सेवाओं में कंप्यूटर का उपयोग करने की अवस्था को क्या कहते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे लाइब्रेरीज में जो काम है, लाइब्रेरीज के कोई भी सेक्शन है, तो उसके अंदर आप यहाँ पे कंप्यूटर यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तो बेसिकली वो आपका जो स्वचालित पुस्तकालय है, या फिर आप यूँ कहें कि हमारे पास में जो ऑटोमेशंस हैं, लाइब्रेरी ऑटोमेशंस हैं, उसका यहाँ पे काम कर रहे हो। तो जो ऑटोमेशंस है, लाइब्रेरी ऑटोमेशंस हैं, ऑप्शन नंबर सी जो आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुस्तकालय स्वचालन के लिए हमारे पास में पुस्तकालय के अंदर कंप्यूटर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आगे बात करें व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द OPAC। काफ़ी अच्छी टेक्निक है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बेसिकली इसका नाम को लेके हम बात करें तो इसका नाम ऑनलाइन पब्लिक के एसेस कैटलॉगिंग होता है। तो जो कि आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन, यहाँ पे देखो ऑनलाइन पब्लिक एसेस कैटलॉग, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही है। फुल फॉर्म आपसे ये पूछा है। उसके बाद में ऑनलाइन एडिशन ऑफ DDC इज
डीडीसी का ऑनलाइन जो एडिशन है वो कौन सा है। बेसिकली हम बात करें डीडीसी के बारे में तो आपने देखा है डीडीसी के बारे में जो जानकारी आपने ली है वो 1876 में मेलविल डेवी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पे हमारे पास डिजिटल रूप में जो 23वां संस्करण है वो यहाँ पे वेब डेवी, एक मिनट, जो 23वां संस्करण है, 23वां संस्करण जो है डीडीसी का वो वेब डेवी 2.0 के नाम से भी यहाँ पे जो है इसका ऑनलाइन पब्लिकेशन किया जाता है। इसका जो स्थापना है वो यहाँ पे जे मिटसेल ने की थी, मिटसेल, ठीक है, मिटसेल ने इसका जो है वो अनुवादन किया है, एडिटर है इसके, ठीक है। 2011 में 23वां जो संस्करण है वो ऑनलाइन रूप में प्रदर्शित किया गया था, ठीक है। और इसको हम वेब डेवी 2.0 के नाम से भी आप इसको कह सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास में एमबीओ है, यानी कि मैनेजमेंट बिजनेसेस, आप देख पा रहे, सॉरी एमबीओ, आप एक मिनट, यहाँ पे आप देख पा रहे एमबीओ का पूरा नाम आपसे पूछा है, तो इसका पूरा नाम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास में मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो उसके उद्देश्य होते हैं, उनको पूरी करने वाली जो टेक्निक्स होती है उसको अपने यहाँ पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इस टॉपिक से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में, जो लाइब्रेरी के एग्जाम्स होते हैं, चाहे राजस्थान के हो या फिर अदर स्टेट के हो, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको 1 या 2 डायरेक्ट एग्जाम से मिलते ही हैं। तो हम बात कर रहे थे 67 क्वेश्चन की, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एमबीओ की फुल फॉर्म मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे पास में है पीपीबीएस, ठीक है, पीपीबीएस बजट निर्माण की एक विधि का विकास या प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो हमारे पास में पीपीबीएस की हम बात करें, बेसिकली इसका पूरा नाम प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम होता है। पूरा नाम तो हमारे पास में पीपीबीएस का जो है वो प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम होता है। बेसिकली इसकी खोज जो है वो यहाँ पे 1961 में जो अमेरिका डिफेंस डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसकी जो खोज है वो की गई थी। बेसिकली इसका जो हम जब निर्माण करते हैं तो इसमें प्रोग्रामिंग बजटिंग और परफॉर्मेंस बजटिंग को जो है उन दोनों का संयुक्त रूप से बना के यहाँ पे जो हमारे पास में प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम बनाया जाता है। इसका जो सबसे पहले यहाँ पे जो स्थापना की गई थी वो RS मैकनमोरा के द्वारा की गई थी। अगर आप इसकी भी देख पा रहे हैं तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी जो है RS मैकनमोरा के द्वारा ये विधि जो है 1961 में जो अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट है उसके अंदर इसका यूज़ किया गया था और इनके द्वारा ये बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, तो आप इसकी भी देख पा रहे हैं कि पूर्व वर्ष के बजट को बिना ध्यान में रखे हुए पुस्तकालय के बजट की तैयारी को किस रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें, हमारे पास में बजटिंग के काफ़ी मेथड्स होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कई बार पहले के वर्ष को हम आधार नहीं बना के, यानी पहले के वर्ष के अंदर जो बजट यहाँ पे पारित किया जाता है तो उसको हम यहाँ पे ध्यान में नहीं रख के एक नया बजट यहाँ पे पारित करते हैं। तो बेसिकली वो जीरो बेस्ड बजट होता है। उसके अंदर हम यहाँ पे जो पहले क्या बजट था, क्या उसमें यहाँ पे जो पुस्तकालय के रिगार्डिंग में कही गई थी उसको ध्यान में नहीं रख के नए सिरे से नए रूप में यहाँ पे जो बजट पारित किया जाता है उसे हम बेसिकली बजट जो है वो जीरो बेस्ड बजट कहते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक है। अगर बात करें जीरो बेस बजट की तो इसकी जो स्थापना है वो पीटर ए फायरे के द्वारा यहाँ पे की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पुस्तकालय में मुख्य रिकॉर्ड क्या होते हैं। अगर हम बात करें किसी भी लाइब्रेरीज में तो मुख्य रिकॉर्ड किसे आप कहेंगे, तो हमारे पास में कैटलॉग को लेके हम बात करें, कैटलॉग होते हैं क्या, एसेशन रजिस्टर है, कलेक्शन रजिस्टर है, सेल्फ लिस्ट है, ठीक है। सेल्फ लिस्ट का उपयोग तो वहाँ किया जाता है जब हम लाइब्रेरी का स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं, तो वहाँ पे हम यहाँ पे सेल्फ लिस्ट जो है वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैटलॉग एक टेक्निक्स है, एक सूची है जो कि लाइब्रेरीज के अंदर कौन कौन सी पुस्तक है उसका एक समूहीकरण में एक व्यवस्थित रूप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। कलेक्शन रजिस्टर को लेके हम बात करें तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास में कलेक्शन से लेके संबंधित बातें होती है, जिसमें कितना कलेक्शन यहाँ पे लाइब्रेरीज में हुआ है और कितना कलेक्शन यहाँ पे लाइब्रेरीज में नहीं हुआ है। उसके हमने एसेसर रजिस्टर की बात करें जो कि प्री ग्रहण पंजिका भी आप इसको कहते हैं। तो बेसिकली इसका सटीक आंसर जो है यहाँ पे एसेशन रजिस्टर होता है, जिसके अंदर यहाँ पे लाइब्रेरीज में कितनी बुक्स आई और कितनी बुक्स का आवक है, तो उनको यहाँ पे जिस क्रम में पुस्तकें यहाँ पे खरीदी जाती है फिर लाई जाती है लाइब्रेरीज में, उस क्रम में एंट्री जो है वो यहाँ पे एसेशन रजिस्टर में करनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर हम 71 में आ चुके हैं, तो आप इसकी भी देख पा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे पूछा है ICOLC का पूरा यानी फुल फॉर्म क्या होता है। बेसिकली इंटरनेशनल कोएलिशन से ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्टिया इसका पूरा नाम होता है। 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो आप देख पा रहे हैं इंटरनेशनल इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, ये इसका ऑप्शन नहीं है, इस ध्यान रखना, इंटरनेशनल कोएलिशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्टिया। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 71 का बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें दिखा है मैनेजमेंट से संबंधित एक साइंटिफिक मेथड जो है मैनेजमेंट्स का, उसको लेके बात कर रहे की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त शब्द वैज्ञानिक प्रबंधन के जो कार्यात्मक तत्व हैं उसको बतलाता है। अगर आपने देखा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है उसके बेसिकली पहले 5 तत्व हुआ करते थे, लेकिन अब अगर बात करें 1937 से इसके टोटल 7 तत्वों में इसको विभाजित कर दिया, जो कि हम बात करें लूथर गुलिक एंड लिंडल ओरविक के द्वारा इसका 7 तत्वों में इसका विभाजन किया गया था। अगर बात करें उस टेक्निक्स को लेके, तो यहाँ पे पोस्ट कॉर्ब आप टेक्निक देख पा रहे हैं, POS ये वाला नहीं, पोस्ट नहीं होता, उसके बाद में POSDCORB ये वाला, ठीक है। ये भी आपका POSD आना चाहिए, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे POSDCOO आना चाहिए, वो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 72 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें पोस्ट कॉर्ब की फुल फॉर्म को लेके, तो इसमें आप देख पा रहे हैं P का मतलब प्लानिंग होता है, O का मतलब आपका ऑर्डरिंग होता है, S का मतलब स्टाफिंग होता है, D का मतलब डायरेक्टिंग यानी डायरेक्शन होता है, CO का मतलब कोऑर्डिनेटिंग होता है, R का मतलब रिपोर्टिंग होता है और B का मतलब बजटिंग होता है। तो इस 7 तत्वों को 1937 में हमारे पास में लूथर गुलिक और ओरविक के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी। आगे क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास में 73 क्वेश्चन है। तो 73 क्वेश्चन में आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, 73वें क्वेश्चन में जो पूछा है वो आपका पूछा है कि पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम के अनुसार ये कहा गया है कि पुस्तकालय बढ़ता है और अंतहीन बढ़ता है, ठीक है। तो हमारे पास में पुस्तकालय से लेके ये बात इसने कही है, तो उसको लेके हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 की अपन बात कर रहे हैं। तो 73वें क्वेश्चन में हमारे पास में जो लाइब्रेरीज के 5 नियम श्री रंगनाथन के द्वारा दिए गए थे उसकी बात इसमें की गई है। तो सबसे पहले हम बात करें जो लाइब्रेरी के जो 5 तत्व है, सॉरी 5 नियम हैं। तो 5 नियमों में पहला नियम ये चीज़ कहता है कि हमारे पास में जो पुस्तक है वो उपयोगार्थ है, यानी पुस्तकें जो भी यहाँ पे लाइब्रेरी में होती है उनका उपयोग के लिए यहाँ पे लाइब्रेरी में रखा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में जो भी पुस्तक यहाँ पे हमारे पास में लाइब्रेरी में है वो पाठक के भी उपयोगी होनी चाहिए, यानी जो भी पाठक है उसको भी उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए, यानी पुस्तकें पाठक के लिए। और उसके बाद में पाठक जो है पुस्तकों के लिए, यानी कि पुस्तक को भी पाठक मिलना चाहिए और पाठक को भी पुस्तक मिलनी चाहिए, और उसका जो पुस्तक है उसको तो पाठक मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो ये 3 नियम हो गए। चौथा नियम हमारे पास में है कि जो हमारे पास में टाइम्स को लेके है, यानी कि टाइम का काफ़ी इसमें जो रोल है। उसके बाद में 5वां हमारे पास में है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म की तरह है, यानी इसका बढ़ता हुआ रूप आप देखते हैं, नई नई चीज़ें यहाँ पे लाइब्रेरीज में ली जाती है, नई नई टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती है, ठीक है। तो हमारे पास में इसमें पूछा है कि ये हमारे पास में पुस्तकालय बढ़ता है और अंतहीन बढ़ता है, तो ये हमारे पास में 5वां नियम जो है पुस्तकालय का श्री रंगनाथन के द्वारा जो नियम है वो दिए गए थे। पहला नियम हमारे पास में इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके बात करें तो जो इम्प्लीमेंटेशन है यानी इसके जो उपयोग जहाँ पे लिए जाते हैं, पहले नियम में आपने देखा है कि हमारे पास में लोकेशन से लेके बातें करता है, ठीक है, लोकेशन से लेके बात करता है। उसके बाद में आपने देखा है कि ये हमारे पास घंटों से लेके बातें भी करता है, ठीक है, हावर्स लेके भी बात करता है। उसके बाद में आपने देखा है कि फर्नीचर, जो लैब में फर्नीचर लगा होता है जो हमारे पास में पुस्तकालय है, तो उससे लेके भी बात करता है। तो पहला नियम के जो अनुप्रयोग है वो लोकेशंस को लेके, हावर्स को लेके और फर्नीचर को लेके। सेकंड नियम के जो इम्प्लीमेंटेशन है, सेकंड नियम की हम बात कर लेते हैं। तो सेकंड नियम में आपने देखा है ऑब्लिगेशंस है, यानी जो भी लॉ है, लेजिस्लेशन है, एक्ट है, वो सभी इसमें आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आपने देखा है कि हमारे पास में जो एक्सटेंशन सर्विसेज है, यानी सर्विसों का जो विस्तार है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद में आपने देखा है कि यहाँ पे लाइब्रेरी सेल्स आपको देखने को मिलता है, जो भी लाइब्रेरी सेल्स होते हैं जो लाइब्रेरीज के अंदर होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद में हमारे पास में तीसरा नियम के जो उपयोग है उसकी बात कर लेते हैं। तो थर्ड नियम के हमारे पास में बेसिकली OAS टेक्निक यूज़ की जाती है, ओपन एसेस सिस्टम,
टेक्निक्स यूज़ की जाती है। उसके बाद सेल्फ अरेंजमेंट को लेके बात करता है, ठीक है, सेल्फ अरेंजमेंट को लेके बात करता है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग को लेके बात करता है। उसके बाद में डिस्प्ले ऑफ बुक्स को लेके बात करता है, यानी जो भी बुक्स लाइब्रेरीज में है उसको डिस्प्ले करना चाहिए। उसके बाद में चौथे नियम को लेके हम बात करें तो फोर्थ नियम में जो बात की जाती है वो स्टेक को लेके बात की जाती है, ठीक है। उसके बाद में सर्कुलेशंस को लेके बात की जाती है। उसके बाद में कार्ड सिस्टम को लेके बात की जाती है। इसी प्रकार से पांचवा जो नियम है वो अपन ने बात कर ली, लाइब्रेरीज के जो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में बात की जाती है। तो ये हमारे पास में कुछ लाइब्रेरीज के वो नियम थे जो कि उनका उपयोग किस प्रकार से लाइब्रेरीज में किया जाता है पाठक के रिगार्डिंग में, उसको लेके बता। आगे क्वेश्चन नंबर 74 आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं जो कि शोध गंगा से संबंधित है। इसमें पूछा है कि शोध गंगा कोश किस प्रकार का कोश है, ठीक है। अगर बेसिकली हम बात करें शोध गंगा को लेके तो इसका सबसे पहले जो यूज़ है वो इनफ्लिब नेट के द्वारा किया गया था। बेसिकली ये एक इनफ्लिब नेट का एक प्रोग्राम होता है। अगर हम देखें INFLIBNET, इसका एक प्रोग्राम है जो कि शोध गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसको लेके तो शोध गंगा में बेसिकली PhD जो प्रोग्राम्स है उसकी बातें की जाती है, ठीक है, वो उससे संबंधित है, ठीक है। इसी प्रकार से आपने देखा है कि शोध गंगोत्री जो है उसमें हम यहाँ पे PhD प्रोग्राम्स को लेके बात करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपने देखा है शोध शुद्धि जो है उसमें हम साहित्य चोरी जांच की रिगार्डिंग में बातें करते हैं, यानी जो भी हमारे पास में साहित्य की चोरी हो जाती है तो उसको यहाँ पे शोध शुद्धि के अंदर यहाँ पे अपन बात करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ई थीसिस यहाँ पे इसका हो जाएगा, जो कि आप देख पा रहे ई थीसिस। बेसिकली ई सिनॉप्सिस तो इसका नहीं होगा, ई जर्नल्स भी इसमें नहीं होगा, ई बुक्स भी नहीं होगा, तो ऑप्शन इसका ई थीसिस जो है 74 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 75 में आ गए हैं। मौसम विभाग के द्वारा उत्पन्न जानकारी कौन सी है, ठीक है। अगर बात करें मौसम विभाग को लेके तो सांख्यिकी और वर्णनात्मक बिल्कुल सही है। हमारे पास में जो भी मौसम यानी जो मौसम डिपार्टमेंट्स के द्वारा दी जाती है इन्फॉर्मेशन, तो वो एक सांख्यिकी एक डेटा बेस्ड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें आंकड़े होते हैं और उस आंकड़े को एक प्रदर्शन के रूप में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है कि वो पत्रिका और शोध रिपोर्ट होती है। बिल्कुल नहीं, ये कोई रिपोर्ट नहीं होती, बेसिकली ये एक वार्निंग होती है जो कि मोशन डिपार्टमेंट्स के द्वारा एक संख्यात्मक डेटास के रूप में दी जाती है। सांख्यिकी सूचना सामाजिक विज्ञान रिपोर्ट्स, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 को लेके हम बात करें। 76 क्वेश्चन हमारे पास में कहता है कि WIPO का पूरा नाम क्या होता है। काफ़ी चर्चा में ये रहता है WIPO, तो इसकी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। बेसिकली WIPO का पूरा नाम जो होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट जो है 1967 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जनेवा के अंदर स्थित है। उसके बाद में इसका जो डे है WIPO डे जो है वो यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है 26 अप्रैल को, ठीक है। ये चीज़ें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इसमें देखने को मिलती है। तो हमारे पास में क्वेश्चन का आंसर जो आप देख ही पा रहे हैं, वर्ड इंटेलेक्चुअल ये तो नहीं होगा, इंटेलिजेंस नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होता, वर्ड इंटेलेक्चुअल प्रेस ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होता, वर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पे होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में हम बात करते हैं। इसमें कुछ आपके पास में हमारे पास में जो संस्था है वो यहाँ पे दे रखी है, तो उन संस्थाओं को हमारे पास में उसके ईयर के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। सबसे पहले हम बात करें RRLF की, यानी एक रैंडमली मैं बता देता हूँ, RRLF की बात करें तो इसको हम बात करें तो इसकी स्थापना 1927 में की गई थी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें इफ्ला की, तो इफ्ला की स्थापना जो है, इफ्ला की स्थापना हमने 1955 में की थी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट संस्था है ILA की स्थापना 1933 में की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में यूनेस्को, तो यूनेस्को की खोज जो है या जो स्थापना है वो 1946 में की गई थी। तो ये हमारे पास में 1946 में की गई थी। तो ये हमारे पास में संस्थाओं के मैंने ईयर्स आपके सामने लिख दिए हैं। तो सबसे पहले ईयर्स को लेके हम बात करें तो 1927 आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लिखना है जो कालक्रम के अनुसार। तो इस प्रकार से हमारे पास में सबसे पहले इफ्ला आप देख पा रहे हैं 1955। उसके बाद में हमारे पास में इससे नीचे आएगा इफ्ला के बाद में ILA, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ILA कहाँ है 1933।
उसके बाद में तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो उसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर आ जाता है 78, ठीक है। तो 78 क्वेश्चंस को लेके अब हम बात करेंगे। तो 78 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं हमारे पास में लेखन प्रणाली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। बेसिकली हम बात कर रहे हैं राइटिंग सिस्टम को लेके। तो लेखन प्रणाली का आविष्कार जो है सबसे पहले अगर बात करें तो प्राचीन मिस्र वासी जो है उनके द्वारा किया गया था। तो इसमें ग्रीक के द्वारा तो नहीं किया गया था, फ्रेंच भी नहीं थे, प्राचीन मिस्र जो वासी हैं उनके द्वारा किया गया था, प्राचीन भारतीय भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगा। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस से पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांत सबसे पहले कब प्रकाशित किए गए थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 5 लॉज को लेके तो इसकी जो स्थापना है वो बेसिकली 1931 में इनकी स्थापना की गई थी। हालांकि 1928 में इनको बना लिया गया था, लेकिन इसकी स्थापना जो है पब्लिश जो है वो 1931 में किए गए थे। ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 80 आप देख पा रहे हैं, 80वें क्वेश्चन में अपन आ चुके हैं। तो 80वां क्वेश्चन हमारे पास में सूचना की वर्दी प्रबंधन की सीमा काबू जिसे कहते हैं से बाहर हो जाए उसे अपन क्या कहेंगे। यानी हमारे पास में जो प्रबंधन है सूचनाओं का, जो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट से भी परे हो जाए तो उसको अपन क्या कहेंगे। उसको अपन यहाँ पे साहित्य विस्फोट कहेंगे, यानी हमारे पास में एक्सप्लोजन ऑफ लिटरेचर कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आपका आता है 81। तो 81वें प्रश्न में इफ्ला की स्थापना समय इसका मुख्यालय क्या था। अगर बात करें इफ्ला को लेके तो इफ्ला को लेके हमने थोड़ी चर्चा की थी, पहले भी कर ली थी। तो इफ्ला का जो हेडक्वार्टर है बेसिकली एडनबर्ग था जब इसकी स्थापना की गई थी, और उसके बाद में स्थापना के बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो द हैंग में कर दिया गया था। 1927 में जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है, स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 82 की हम बात करें, यूनिसिस्ट प्रोग्राम को लेके बात करें तो यूनिसिस्ट प्रोग्राम जो है बेसिकली ये इफ्ला के द्वारा लॉन्च किया गया था। इफ्ला की अपन ने बात कर ली है कि इफ्ला 1927 में हैंग में हेडक्वार्टर इसका स्थापित है। उसके बाद में हमारे पास WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, फिर यूनेस्को 1996, यूएनओ 1945, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात कर रहे हैं, द स्टूडेंट टीचर एंड रिसर्च स्कॉलर्स आर द यूजर ऑफ। छात्र, अध्यापक और शोध छात्र ये किसके उपभोक्ता हैं। तो ये जो उपभोक्ता हैं वो हमारे पास में इनकी जो लाइब्रेरीज है वो शैक्षणिक पुस्तकालय होती है, यानी ये इस लाइब्रेरी को आप यहाँ पे जो है उसको एकेडमिक लाइब्रेरीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। 4 में यहाँ पे दे रखा है एक विशिष्ट विषय अथवा विषय शीर्षक पर पाठक को प्रासंगिक प्रलेख उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इंग्लिश में हम बात करें द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन स्पेसिफिक टॉपिक टू ए रीडर इज कॉल्ड। देखिए हमारे पास में पहला ऑप्शन की हम बात करें तो SDI बेसिकली हमारे पास में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक अलर्टिंग सर्विस होती है जो कि हमारे पास में दो प्रकार की होती है, जिसमें SDI और CAS ये 2 प्रकार की होती हैं। बेसिकली SDI का पूरा नाम यहाँ पे सेलेक्टिव डिसिमिनेशन इंडेक्सिंग होता है, इसी प्रकार से CAS का पूरा नाम यहाँ पे करंट अवेयरनेस सर्विस होता है। उसके बाद में एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस को लेके हम बात करें जो कि यहाँ पे इंडेक्सिंग में काम आती है और ये इंडेक्सिंग सर्विस हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो SDI हो जाएगा। SDI के बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं आपके सामने और करूं तो SDI में आप देख सकते हैं कि इसका सबसे पहले हमारे पास में जो आविष्कार है वो यहाँ पे HP लोहान के द्वारा 1958 में इसका जो सबसे पहले शुरुआत या फिर स्थायित्व है यहाँ पे HP लोहान के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन को लेके हम बात करें जिसमें आपका इनिशिएशन ऑफ फ्रेश मैन को यहाँ फ्रेंच, ये आपके पास में एक स्टेटमेंट आपको दे रखा है, नवागंतुक पाठकों के लिए दीक्षा कार्यक्रम किस विभाग के से संबंधित है। तो ये हमारे पास में विभाग को लेके हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास में बेसिकली इनिशिएशन का मतलब होता है कि शुरुआत करना या फिर जो पाठक नए होते हैं उनको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देना या फिर उनको जो गाइडलाइन है वो प्रोवाइड करना लाइब्रेरीज में। तो एक्विजिशन सेक्शन को लेके हम बात करें, बेसिकली एक्विजिशन सेक्शन का मतलब होता है कि हमारे पास में जो भी बुक्स की यहाँ पे हमारे पास में पाठ जो पुस्तकालय में आती है तो उसको यहाँ पे
उसकी एंट्री करना। सर्कुलेशन शिक्षण का मतलब होता है कि हमारे पास में जो यूज़र्स हैं, पाठक हैं, उनको यहाँ पे कोई स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करना और वापस से जमा करवाना। उसका रेफरेंस सेक्शन को लेके हम बात करें, बेसिकली रेफरेंस सेक्शन को लेके हम बात करें तो इसी के द्वारा ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इनिशिएशन ऑफ फ्रेश मैन जो है स्टेटमेंट दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास में मेंटेनेंस सेक्शन है। मेंटेनेंस सेक्शन में अगर हमारे पास में कोई भी पुस्तक को दुरुस्त करना है या फिर उसमें किसी प्रकार की कमी छाट करनी है, या फिर आप कह सकते हो कि कोई भी बुक्स को अच्छे से यहाँ पे मैनेज करना है, कोई उसमें कुछ कमी है तो उसको पूरी करनी है, तो ये मेंटेनेंस सेक्शन में हम यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 86 में अपन आ चुके हैं। 86 क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पास में INB की प्रत्येक प्रविष्टि में पूर्ण ग्रंथ परक विवरण अनुभाग में दी जाती है। तो इसको लेके हम बात करें तो इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो INB फुल बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स आर गिवन अंडर ईच एंट्री इन द सेक्शन। कौन से सेक्शन के अंदर हमारे पास में INB की प्रत्येक प्रविष्टि की पूर्ण ग्रंथ परक विवरण यहाँ पे दिया जाता है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, पहला तो हमारे पास में दे रखा है क्लासीफाइड। तो क्लासीफाइड जो है इसके अंदर ही यहाँ पे जो है बाइबिलियोग्राफिकल डिटेल्स इसमें दी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है अल्फ़ाबेटिकल में तो इसमें नहीं दी जाती, टाइटल्स भी नहीं, ऑथर्स में भी नहीं है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो हमारे पास में है वो वर्गीकृत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका क्वेश्चन का एकदम सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 112 के अंदर नेक्स्ट 87 में हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 87 में आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज्ड 3 थ्योरीज ऑफ रेफरेंस सर्विसेज नेमली मिनिमम, मिडलिंग और मैक्सिमम। हमारे पास में जो अगर हम बात करें कि संदर्भ सेवा के रिगार्डिंग में न्यूनतम, मध्यतम एवं अधिकतम 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो 1960 में जो एस रोथिस्टन है उसके द्वारा जो है इसका सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था लाइब्रेरीज में 1960 में। तो एस रोथिस्टन अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन को लेके, क्वेश्चन नंबर 88 को। तो 88 क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बेसिक रेफरेंस सर्विसेज। बेसिक रेफरेंस सर्विस जो है जो कि ALA के द्वारा पब्लिश की गई थी शिकागो के अंदर 1954 में, तो उसके ऑथर कौन से हैं। तो अगर हम बात करें जो बेसिक जो रेफरेंस सर्विस है जो लुइस शोरा के द्वारा जो है वो दिया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन जो है लुइस शोर, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की लेके हम बात करें क्वेश्चन नंबर 89। तो 89 क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, इनमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ द लेक्सिकॉन। जो लेक्सिकॉन है उसका सिनोनिम्स क्या है, यानी कि निम्न में से लेक्सिकॉन का पर्याय शब्द कौन सा है। तो इसका पर्याय शब्द को लेके हम बात करें तो शब्दकोश जो है यानी कि डिक्शनरी को हम यहाँ पे लेक्सिकॉन भी यहाँ पे कहते हैं। अगर बेसिकली हम बात करें अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट स्टडीज़ को लेके हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास में जो डिक्शनरी होती है उसके अंदर हमारे पास में जो भी डेटाज होते हैं, जो भी हमारे पास में पाठ्य सामग्री संबंधित जो इसमें जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे एक अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में अरेंज्ड होती है, व्यवस्थित होती है, या फिर उनको यहाँ पे इंडेक्सिंग करके रखी जाती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 89 का बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में अपन आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 90। तो 90वें क्वेश्चन में एक पर मैं निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 90 आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 90 को लेके तो इसमें पूछा है यूनिवर्सिटीज न्यूज़ पत्रिका के प्रकाशक कौन है, हु पब्लिश यूनिवर्सिटी न्यूज़ पीरियडिकल्स। सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्सिटी न्यूज़ है वो किसके द्वारा पब्लिश की गई थी, तो सबसे पहले हम बात करें तो ये न्यूज़ जो है AIU के द्वारा पब्लिश की गई थी, जिसका पूरा नाम यहाँ पे जो है ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ इसका पूरा नाम होता है। बेसिकली इसमें कुछ डेटा और है, हम बात करें UGC को लेके तो UGC की जो सबसे पहले यहाँ पे नई दिल्ली में इसकी स्थापना हेडक्वार्टर के रूप में की गई थी 1953 में। निस्केर को लेके हम बात करें, निस्केर का सबसे पहले स्थापना 2002 में की गई थी, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आपका जो इनफिल्मनेट है, इनफिल्मनेट का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो यहाँ पे 1991 के अंदर किया गया था, 1991 में। आगे क्वेश्चन नंबर 91 को लेके बात करें, इटलिस जो है इसकी पूरा नाम आपसे पूछा है। इटलिस का पूरा नाम इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो कि 1969 में जो पटियाला है पंजाब के अंदर, उसके अंदर इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। तो आप देख सकते हैं
इंडियन एसोसिएशन इसमें भी है, ये तो नहीं होगा। इंडियन एकेडमी नहीं होगा, इंटरनेशनल भी नहीं होगा, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 को लेके हम बात करें तो इसमें बोला गया है विच कमीशन रिकमेंडेड 10% ऑफ द टोटल कॉलेज बजट फॉर डेवलपमेंट्स ऑफ लाइब्रेरीज। किस कमीशन के द्वारा ये कहा गया है कि महाविद्यालय के जो टोटल बजट है उसका 10% लाइब्रेरी के विकास के लिए यहाँ पे दिया जाना चाहिए। ये सबसे पहले किस कमिटीज़ की सिफारिश के अनुसार यहाँ पे किया गया था? तो सबसे पहले कोठारी कमीशन जो है इसके द्वारा 10% जो पुस्तकालय के अंदर जो फंड है वो दिया जाने के प्रावधान इसके सिफारिश के अनुसार किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 93 को लेके राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई। सबसे पहले हम बात करें ट्रिपल RLF को लेके, थोड़ा सा मैं चर्चा आपको कर देता हूँ। ट्रिपल RLF इसको शॉर्ट में अपन कह सकते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना 1972 में कलकत्ता के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। बेसिकली इसका उद्देश्य जो है वो पब्लिक लाइब्रेरीज को मोटिवेट करना है, पब्लिक लाइब्रेरीज में पाठक की जो है क्रियान्वित जो क्रिया है वो उसको बढ़ाना है। सबसे ज़्यादा जो पब्लिक लाइब्रेरीज में जो पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य होते हैं। जो भी ग्रांट दी जाती है, जो भी बजट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, तो पब्लिक लाइब्रेरीज के रिगार्डिंग में सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान इस संस्था के द्वारा रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, इसका हो जाएगा आपका कौन से, ये पूछा है कौन से किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। तो सबसे पहले आपको पता लग गया कि डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। तो हमारे पास में डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को लेके बात करें 94 को, तो क्वेश्चन नंबर 94 हमारे पास में यहाँ पे देखें, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में हमारे पास में दे रखा है कि 94 एक मिनट, 99 ही है, 99 क्वेश्चन है। तो 99 क्वेश्चन में हमारे पास में पूछा है कि DDC का 19th यानी कि 19वां संस्करण की स्कीम्स कौन सी हैं। तो इसकी स्कीम को लेके हम बात करें तो इसमें हमारे पास में सबसे पहले जो स्कीम है वो यहाँ में हमारे पास में एक मिनट है ना, ये 94 क्वेश्चन अपन को देखना है ना, एक मिनट, ये यहाँ से देखें, वो एक्चुअली आगे पीछे हो गया था। यहाँ पे देखें GMD इन AAACR सेकेंड स्टैंड ऑफ। आपको GMD का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसमें GMD का पूरा नाम हम बात करें तो इसमें जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन जो है वो यहाँ पे इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे GMD का पूरा नाम हो जाएगा। अगर थोड़ा सा हम बात करें ये GMD के बारे में तो आप देख सकते हो कि ये बेसिकली AACR टेक्निक्स में जो है वो यूज़ की जाती है, जिसमें हमारे पास में किसी भी पुस्तक की एंट्रीज़ को जो है वो यहाँ पे करने में काम आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 95 में हम बात करते हैं। इसमें पूछा है जनरल लाइब्रेरी कैटलॉगिंग क्या होता है। तो साधारणतः पुस्तकालय सूची जो है वो बेसिकली एक प्रकार की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास में ए लिस्ट ऑफ द बुक ऑफ ए पर्टिकुलर लाइब्रेरीज, एक पुस्तकालय की पुस्तकों की सूची जो है वो यहाँ पे आप कह सकते हैं पुस्तकालय की पुस्तकों की सूची, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे का बात करें, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में दोनों ही आपके सामने रीड आउट कर रहा हूँ। निम्न में से कौन सा प्रबलता का उपसूत्र से संबंधित है। बेसिकली हम बात करें द कैनन ऑफ प्रॉफिटेंस जो है वो किससे संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखा है। पहला पूछा है कि कैटलॉगिंग से, रेफरेंस सर्विस से, डॉक्यूमेंटेशन सर्विस से, क्लासिफिकेशन से। तो मैं आपको बता दूं हमारे पास में जो कैनन ऑफ प्रॉफिटेंस है वो यहाँ पे कैटलॉगिंग स्कीम है उससे यहाँ पे रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को लेके बात करें, डिक्शनरी कैटलॉगिंग कंसिस्ट ऑफ द, हमारे पास में जो शब्दकोश सूची है वो किसके द्वारा सम्मिलित की गई है। तो जो हमारे पास में अल्फ़ाबेटिकल डिजिट्स होते हैं, कैटलॉगिंग जो होती है डिक्शनरी कैटलॉगिंग, उसका आविष्कार CA कटर के द्वारा 1961 में किया गया था। उसके बाद में इन्होंने कहा कि ऑल टाइप्स ऑफ एंट्री इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी हमारे पास में जो वर्ण अनुक्रम है उसके अनुसार आपकी प्रविष्टि होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 में हम बात करें, विच इज़ नोट द इनर फॉर्म ऑफ द कैटलॉगिंग, हमारे पास में सूची का आंतरिक स्वरूप कौन सा इनमें से नहीं है। अगर हम बात करें आंतरिक स्वरूप को लेके तो सबसे पहले क्लासिफाई कैटलॉगिंग को लेके हम बात करते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑथर कैटलॉगिंग को लेके। तो ऑथर कैटलॉगिंग जो है उसका संबंध यहाँ पे इनर कैटलॉगिंग से होता है। उसके बाद में बुक फ्रॉम द कैटलॉगिंग, ये इसका संबंध जो है हमारे पास में इनर फॉर्म ऑफ द कैटलॉगिंग से नहीं होता। हालांकि टाइटल, क्लासिफाइड, ऑथर इन तीनों से होता है, लेकिन यहाँ पे बुक फ्रॉम
कैटालॉगिंग से नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 में अब हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है, ये आ चुका है, ठीक है। अभी थोड़ा मिस्टेक से आगे पीछे हो गया था, तो आगे पीछे हमने डिस्कस कर दिया था। खैर अभी तो हम इसमें बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 आप स्कीम पे देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99 में हमारे पास पूछा है डीडीसी स्कीम्स के बारे में। और डीडीसी स्कीम जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ चुके हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टेक्निक्स से लाइब्रेरीज में होती है। यहाँ से आपको लगभग आपको 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं, और तो उसके आधार पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। डीडीसी के 19वें संस्करण की ये बात कर रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से लेके जाना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पीई, शॉर्ट में हम बात कर रहे हैं पीई, यानी प्योरली इन्यूमरेटिव की आप बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे इसके एग्जांपल एलसीसी और आरआईसी, यानी इसका पूरा नाम, सॉरी एक मिनट, हाँ, सबसे पहले हमारे पास में जो टेक्निक्स होती है वो ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव, यहाँ से देख लें आप, या तो ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव जो टेक्निक्स होती हैं उसके एग्जांपल्स को लेके बात करें तो उसके एग्जांपल डीडीसी होता है। उसके बाद में इसका एग्जांपल सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन भी होता है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट दे रखा है कि एन इन्यूमरेटिव टेक्निक्स जो होती है, इन्यूमरेटिव टेक्निक्स को लेके हम बात करें तो इन्यूमरेटिव टेक्निक्स जो हमारे पास में होती है वो बेसिकली जो काम में ली जाती है वो हमारे पास में जो एलसीसी में काम आती है। ऑलमोस्ट फैसिलिटेटेड को लेके हम बात करें, ऑलमोस्ट फैसिलिटेटेड स्कीम जो है वो हमारे पास में सीसी के अंदर काम में ली जाती है, सॉरी, वो हमारे पास सीसी के संस्करण 1 से लेके 3 के संस्करण के बीच में इसका उपयोग किया जाता है। फ्रीली फैसिलिटेटेड को लेके हम बात करें तो फ्रीली फैसिलिटेटेड हमारे पास में जो टेक्निक्स है वो सीसी के 7वें संस्करण में इसका उपयोग किया जाता है। सीसी का जो फ्रीली फैसिलिटेटेड टेक्निक्स होती है, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो कि मैंने अभी आपके सामने बात की। एक बार वापस मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले टेक्निक्स पीई होता है, जिसमें हमारे पास में प्योरली इन्यूमरेटिव होता है, इसका पूरा नाम। फिर हमारे पास में एई होता है, जिसका पूरा नाम ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव होता है। फिर हमारे पास में एएफ होता है, जिसका नाम ऑलमोस्ट फैसिलिटेटेड होता है। उसके बाद में आर एफ को लेके बात करें तो रेजिडली फैसिलिटेटेड होता है। फिर हमारे पास में ऑलमोस्ट फ्रीली फैसिलिटेटेड स्कीम हो गया। उसके बाद में ट्रिपल एफ हो गया, जो कि यहाँ पे फुली फ्रीली फैसिलिटेटेड स्कीम्स हो गया। तो ये हमारे पास में 1 2 3 4 5 6, ये 6 टेक्निक्स हैं हमारे पास में जो यहाँ पे डीडीसी के अंदर यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो इसका तो ऑप्शन मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसका ऑप्शन आपका जो है हमारे पास में ऑलमोस्ट इन्यूमरेटेड ऑप्शन हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें चेन प्रोसीजर कनेक्टिंग सिंबल्स रिप्रेजेंट। हमारे पास में श्रृंखला पद्धति में योजक चिन्ह जो है वो यूज़ करने के लिए किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, तो मिथ्या कड़ी यानी कि फॉल्स लिंक जो है वो इसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। फॉल्स लिंक ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली हमारे पास में जो चैन प्रोसीजर है उसमें ये चारों ही टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ की जाती हैं, लेकिन पर्टिकुलर हम बात करें कनेक्टिंग सिंबल्स को लेके तो फॉल्स टैग लिंक्स जो है वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में फर्स्ट एडिशन ऑफ द कॉलन क्लासिफिकेशन वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर। सबसे पहले द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित किया गया था, तो 1933 में सबसे पहले सीसी का प्रथम संस्करण जो है वो यहाँ पे प्रकाशित किया गया था डॉक्टर श्री रंगनाथन के द्वारा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें 102 को लेके, तो इसमें पूछा है पुस्तकालय में एक प्रलेख की ओर की अन्य प्रलेखों के मध्य सुनिश्चित सापेक्ष स्थिति को दर्शाने वाली संख्या को क्या कहते हैं। बेसिकली वो संख्या जो है वो हमारे पास में कॉल नंबर कहलाता है। कॉल नंबर यानी हमारे पास में क्रमांक संख्या, इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें 103 क्वेश्चंस की। आपको स्टैंडर्ड साइज पूछा है कैटलॉगिंग कार्ड की। बेसिकली स्टैंडर्ड साइज को लेके हम बात करें तो 12.5 से 5.5 सेंटीमीटर इसकी जो है स्टैंडर्ड साइज होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट के 3 लेवल्स की ये बात कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड ये लेवल नहीं होता, प्राइमरी सेकंड ये भी नहीं होता, टॉप मिडिल मैनेजर ये भी नहीं होता, टॉप मिडिल लॉ जो है वो यहाँ पे टेक्निक्स जो है वो इसकी यूज़ की जाती है, जो कि रॉथिस्टैंड के द्वारा ये टेक्निक्स यूज़ की गई थी। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 105 में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 में अपन आ चुके हैं, तो 105 आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में हम यहाँ पे बात करें तो हमसे पूछा है कि हमारे पास में जो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है यानी ILA जो है उसका फाउंडेशन यानी उसकी स्थापना कब हुई थी। तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना सबसे पहले यहाँ पे 13 सितंबर 1933 में कलकत्ता जो कि इसका हेडक्वार्टर है, हालांकि उसके बाद में दिल्ली में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। तो 1933 में इसका जो है जो आविष्कार है वो किया गया था।
उसके बाद में एपगिला इज ए एक्रोनिम यूज्ड, यानी एपगिला एक परिवर्णी शब्द है जिसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। बेसिकली एपगिला की को लेके हम बात करें, इसका पूरा नाम यहाँ पे एनल्स बुलेटिन्स एंड ग्रंथालय इसका पूरा नाम होता है, जो कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 1949 में इसका सबसे पहले स्थापना की गई थी, एपगिला, ठीक है, ध्यान रहे एपगिला। एपगिला का पूरा नाम हमने बात कर लिए। ए का मतलब आपका जो है एनल्स होता है, बी का मतलब बुलेटिन होता है, और जी का मतलब ग्रंथालय, और ILA मतलब इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर आपका जो है बिल्कुल सटीक बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, सबसे पहले किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था? तो यूनिवर्सिटी जो है, ये जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लाइब्रेरीज है वो हार्ट होता है यूनिवर्सिटीज़ का। ये सबसे पहले हमारे पास में हम बात करें तो सबसे पहले राधाकृष्ण कमीशन के द्वारा ये कहा गया था 1948 में, और इनके द्वारा ये भी कहा गया था कि जो लाइब्रेरीज में टोटल, जो यूनिवर्सिटीज़ में टोटल जो बजट होता है उस बजट का 6.25 से लेके जो 10% तक यहाँ पे, सॉरी 6.25 जो है बजट आपका लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पे यूज़ होना चाहिए टोटल जो यूनिवर्सिटीज़ का। उसके बाद में 40 रुपये प्रति छात्र को ये भी यहाँ पे दे होने चाहिए। उसके बाद में कोठारी कमीशन को लेके बात करें, इसका सबसे पहले स्थापना 1964 से लेके 66 के बीच में हुई थी, जिसका इसके अंदर स्टेटमेंट कहा गया था कि जो हमारे पास में टोटल विश्वविद्यालय का जो बजट है वो बजट यहाँ पे 6.5 से लेकर 10% जो है वो लाइब्रेरीज के अंदर खर्च होना चाहिए। सीना जो कमेटी है उसके द्वारा 1957 में इसका सीना कमेटीज का स्थापना की गई थी, जो कि सलाहकार समिति पुस्तकालयों का जो स्थिर पुल के नाम से भी इनको कहा गया है। तो ये कुछ कमेटीज़ का जो इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने आपको दी। क्वेश्चन नंबर 108 को लेके हम बात करें, 108 में कहा गया है कि लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने, समझ को विकसित करने का मुख्य रूप से मार्गदर्शन सिद्धांत किस में दिया जाता है? तो बेसिकली सार्वजनिक पुस्तकालय जो हैं उनके अंदर हमको यहाँ पे लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने, साथ ही उससे संबंधित जो भी जानकारी होती है वो प्राप्त करने को में काफ़ी सहायक यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 109 की हम बात करें, जिसमें पुस्तकालयों के मध्य प्रलेखों का विनिमय क्या कहलाता है? बेसिकली हम बात करें तो ये इसके द्वारा कहा गया है कि एक्सचेंज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अमंग द लाइब्रेरीज, एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी के बीच में, यानी मान लीजिए ए लाइब्रेरी है और बी लाइब्रेरीज है, आपको यहाँ से एक बुक से इसको देनी है और इससे बुक आपको लेनी है, तो इसको अपने यहाँ पे जो कहेंगे वो हमारे पास में रिसोर्स शेयरिंग कहेंगे। ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं रिसोर्स शेयरिंग, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। आगे बात करते हैं 110वें क्वेश्चन में। यहाँ पे पूछा है कि AACR सेकंड कोड के अनुसार पुस्तक के आकार को भौतिक विवरण क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? बेसिकली इसको सेमीकोलन के द्वारा जो है वो यहाँ पे हम यहाँ पे जो है उसको प्रदर्शित करते हैं। ये आपका सेमीकोलन, सॉरी ठीक है, ये सेमीकोलन, ठीक है, ये सेमीकोलन, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 111वां क्वेश्चन, सॉरी 110वां क्वेश्चन था, जो कि अपने अभी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 111 को लेके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 के लिए मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 111 यहाँ पे देखें, आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा है कि हमारे पास में वह प्रणाली जिसके मुख्य प्रविष्टि और अतिरिक्त प्रविष्टि दस्तावेज के बारे में समान जानकारी ले जाती है को यहाँ पे उस प्रणाली को क्या कहेंगे? बेसिकली उस प्रणाली को हम लोग यहाँ पे आइसोलेट आइडिया, सॉरी यूनिट कार्ड्स यहाँ पे कहते हैं, जिसमें जो मुख्य प्रविष्टि और अतिरिक्त प्रविष्टि की जानकारी होती है, जिसमें आप कह सकते हो सिंगल यूनिट कार्ड। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 को लेके हम बात करें, दशा संबंध दो या दो से अधिक विषय और के साथ संयोजन करता है, यानी फेज रिलेशन इज द असेंबलिंग टुगेदर ऑफ द टू और मोर सब्जेक्ट्स के बीच में। तो इसके अंदर हमारे पास में जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हमारे पास में आइसोलेट आइडियाज़ हैं, जो कि एकल विचार इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 को लेके हम बात करें तो आप देख सकते हो कि रंगनाथन द्वारा वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत, जिसे अपन यहाँ पे डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, कार्य के किन 3 स्तरों का नाम से यहाँ पे जाना जाता है? बेसिकली उन स्तरों को लेके हम बात करें जो कि रंगनाथन की बात की गई है, तो इनके द्वारा जो दिया गया था कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें डायनेमिक थ्योरीज के अंदर दिया गया था। सबसे पहले आइडिया, वर्बल, नोटेशनल प्लेन जो है वो यहाँ पे इनके द्वारा ये प्रिंसिपल दिया गया था, जिसमें आइडियाज़ के जो हमारे पास में है वो 15 होंगे, उसके बाद वर्बल्स को 4 में, और नोटेशनल प्लेन में 24 कैनन्स होंगे। तो ये आप देख सकते हो हमारे पास में आइडिया, वर्बल, नोटेशनल प्लेन, ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 114 को लेके हम बात करें, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें पूछा गया है कि हमारे पास में किस कोड के अनुसार लेखक की जन्म तिथि को गोल ब्रैकेट्स में संलग्न किया जाता है। तो हमारे पास में जो ट्रिपल सीसी टेक्निक्स होती है उसके अंदर हमारे पास में किसी भी लेखक की जन्म तिथि जो होती है उसको हम यहाँ पे ब्रैकेट्स में डाले जाता है। बेसिकली WCR की है, सॉरी यहाँ पे हम ALA कोड को लेके हम बात करें तो ALA कोड को सबसे पहले हमने बात की थी, तो ये 1876 में शिकागो के अंदर यहाँ पे इसकी खोज की गई थी। ट्रिपल सीसी की बात करें जो कि हमारे पास में 1934 में श्री रंगनाथन के द्वारा ये टेक्निक्स दी गई थी। WCR फर्स्ट की हम बात करें जो कि 1967 में दी गई थी। WCR सेकंड की बात करें जो कि 1988 में दी गई थी। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 114 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 115 को लेकर हम बात करें जो कि आप देख पा रहे हैं कि हमसे पूछा है कि सीसी के 7वें संस्करण का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका प्रकाशन को लेकर हम बात करें तो इसका प्रकाशन शारदा रंगनाथन एंडोमेंट्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि शारदा रंगनाथन एंडोमेंट्स जो है इसको शॉर्ट में अपन SREL भी कहते हैं, सरल कहते हैं। ठीक है, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो यहाँ पे 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आपका DRTC दे रखा है जो कि आप देख पा रहे हैं पहला वन। इसकी जो स्थापना है वो 1962 में बेंगलुरु के अंदर की गई थी। उसके बाद में इंसडॉक निष्केर दिया गया है। निष्केर में हमारे पास में निस्कॉम जो है 1981 में और इंसडॉक 1952 में मिला के 2002 में निष्केर का आविष्कार, निष्केर की जो स्थापना है वो यहाँ पे की गई थी। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 115 हो गया। क्वेश्चन नंबर 116 में हम बात करेंगे। 116वें क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए काफ़ी क्वेश्चन जो है आप देख पा रहे हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि मैंने पहले वाला जो क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 116 में हमारे पास पूछा गया है कि निम्न में से किसने कहा है कि पुस्तकों को सूची एवं सूची होती है जो किसी भी निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित की जाती है। तो बेसिकली इसमें जो कटर साहब हैं CA कटर के द्वारा सबसे पहले कहा गया था कि पुस्तकों की सूची वह सूची होती है जो किसी निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित की जाती है। तो CA कटर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में से कौन सी सेवा के बीच समय एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, यानी टाइम को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता यहाँ पे दी जाती है। तो टाइम की प्राथमिकता को लेके हम बात करें जो कि रेडी रेफरेंस सर्विस एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस जो कि श्री रंगनाथन के द्वारा ये दो टेक्निक्स दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 को लेके हम बात करें तो इसमें पूछा है कि थीसिस ऑफ द मंथ इज ए रेगुलर फीचर फाउंड इन। सबसे पहले हमारे पास में प्रति माह के शोध ग्रंथ एक क्रमिक सूचना किस पत्रिका से प्राप्त की जा सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 118 में हमारे पास में बिल्कुल सी हो जाएगा। यूनिवर्सिटी न्यूज़ जो है हमारे पास में उसके द्वारा ये प्राप्त की जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 119 को लेकर हम बात करें एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन पब्लिश्ड बाई। तो ये हमारे पास में जो पब्लिश किया गया था सबसे पहले 1919 में, तो ये निस्केर के द्वारा पब्लिश किया गया था। निस्केर आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। बेसिकली निस्केर जो है हमारे पास में जो बना है वो इंस्टॉक और सैंडॉक के द्वारा ये बनाया गया, सॉरी इंस्टॉक के एक निस्केर जो हमारे निस्केर 2002 में हमारे पास में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास में हम बात करते हैं निस्केर की, हमने बात कर ली। और निस्केर के हमारे पास में जो है निस्कॉम और इंस्टॉक के द्वारा जो है मिलके बना है। जो निस्केर हमारे पास में जो बना है वो निस्केर हमारे पास में CAIR वो हमारे पास में जो बना है निस्कॉम, और हमारे पास में जो बना है वो बना है नेक्स्ट इंस्टॉक के DOC के, इनके द्वारा मिलके निस्केर की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है डेलनेट। इसी में बता देते हैं, डेलनेट आपको दे रखा है। डेलनेट का जो स्थापना है 1988 में की गई थी। उसके बाद में DRTC 1962 बेंगलुरु में की गई थी। ILA की स्थापना दिल्ली के अंदर 1933 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 120 को लेके हम बात करते हैं। इसमें पूछा है कि ऐसा स्रोत जिसमें वर्तमान जानकारी विवरण और या सांख्यिकी रूप से कुछ बार विशिष्ट क्षेत्र तक ही यहाँ पे सीमित होती है उसे क्या कहते हैं। तो 120वें क्वेश्चन में हमारे पास में जो है वो वार्षिक ग्रंथ है, आप कह सकते हो वार्षिक ग्रंथ। ऑप्शन नंबर बी जो है यानी ईयर बुक इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 में अपन पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 121 से आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको अच्छे से दिख रहा होगा।
तो हमारे पास में देखिए काफ़ी क्वेश्चन जो हैं आपको रिपीटेड यहाँ पे मिलेंगे। जितनी सीरीज़ मैंने आपके सामने करूँगा लगभग हमारे पास में आप मान लीजिए कि लगभग आपके 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा ही क्वेश्चन हम यहाँ पे इसमें क्लियर करेंगे सीरीज़ में, क्योंकि काफ़ी स्टेट के जो एग्जामिनेशन लाइब्रेरीज़ के करवाए गए हैं सभी चर्चा हम इस वीडियोज़ में करेंगे, इस पोर्टल पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 में हम बात कर रहे हैं जो कि उपभोक्ता को आवश्यक जानकारी या डेटास के उपयुक्त स्रोत तक पहुंचने वाली सेवा को क्या कहते हैं। तो इस सेवा का नाम यहाँ पे रेफरेंस सर्विस होता है, यानी रेफरेंस आप इसको इस सर्विस को रेफरेंस सर्विस कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 को लेके हम बात करें जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें पूछा है कि आमतौर पर सूचना स्रोत को मुख्य रूप से 2 निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है जो कि प्राथमिक और द्वितीयक श्रेणी होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 को लेके हम बात करें किसने एक पंचांग सूचकों से को देशों, व्यक्तियों, घटनाओं, विषयों और इसी तरह के संबंधित उपयोगी आंकड़ों और आंकड़ों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया था। यानी विभिन्न प्रकार के देशों, व्यक्तियों, घटनाओं, विषयों और इस प्रकार से उसके उपयोगी जो आंकड़े हैं उनको यहाँ पे संग्रहित करके जो है एक आल्बम्स के रूप में पब्लिश किसने किया था। तो इसका जो पब्लिकेशन है सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास में विलियम ए कैट्स के द्वारा जो है वो यहाँ पे पब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 में। यहाँ पे CAS सूचना सेवा की किस श्रेणी में आता है, यानी CAS जो है वो कौन सी श्रेणी में आता है। आपको बता दूं एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विस के अंदर ये आता है, एंटीसिपेटरी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 125वें क्वेश्चन में। 125वें क्वेश्चन में पूछा है कि वर्णानुक्रम में व्यवस्थित स्थानों का भौगोलिक शब्दकोश क्या कहलाता है। तो ये गजेटियर इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गजेटियर जो है, गजेट्स में आप यहाँ पे हमारे पास में जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं उनको वर्ण के अनुसार यहाँ पे व्यवस्थित किया जाता है। उसके स्थानों को, उसके जो जियोग्राफिकल जो डिक्शनरीज होती हैं उसको लेके ये इसमें किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 126वां क्वेश्चन है। तो 126वें क्वेश्चन में हम बात करते हैं, एक बार मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास में यहाँ से देखें 126वां क्वेश्चन मैंने आपको सामने रखा है। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास में जो है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, यानी कि कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी अगर हम बात करें तो लगभग हमारे पास में 10 से 20 क्वेश्चन जो हैं आपको कंप्यूटर के मिल जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर भी हमारे पास में सब्जेक्ट में डाला हुआ था और कंप्यूटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और अब की बार भी जो सिलेबस यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा तो उसके अंदर कंप्यूटर भी यहाँ पे होगा। तो इसमें आप देख सकते हो इंटरनेट सर्वर कहलाता है। तो इंटरनेट सर्वर जो है हमारे पास में होस्ट इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है होस्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्कोपस को लेके हम बात करें, सबसे पहले एलिसवेयर कंपनी ने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। बेसिकली स्कोपस से एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डेटाबेस में यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट बात करें तो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस को लेके बात करें, कीबोर्ड तो इनपुट होता है, माउस भी इनपुट होता है, जॉयस्टिक भी होती है, लेकिन प्रिंटर जो है वो आउटपुट प्रकार की टेक्निक जो है डिवाइस होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 को लेके हम बात करें, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन से पुस्तकालय को इंपीरियल लाइब्रेरीज के साथ सम्मिलित किया गया था। तो इंपीरियल लाइब्रेरीज के अंदर हमारे पास में जो सम्मिलित किया गया था वो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरीज जो कि कलकत्ता में है, उसको यहाँ पे इंपीरियल लाइब्रेरीज में सम्मिलित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 129 में ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पे इंपीरियल लाइब्रेरीज के बारे में कर लेते हैं। बेसिकली हम बात करें इंपीरियल लाइब्रेरीज को लेके, तो इंपीरियल लाइब्रेरीज जो है सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरीज के रूप में, यहाँ से देखें यहाँ पे कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का जो सबसे पहले 1836 में स्थापना की गई थी। 30 जनवरी 1909 को, यहीं से देखें, हाँ, सबसे पहले जो हमारे पास में इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट है 1902 के तहत यहाँ पे लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है वो दिया गया था। 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरीज की स्थापना की गई थी। 1844 में मैटकोफ हॉल के अंदर यहाँ पे इसकी स्थापना की गई। 1891 में कई सचिवालयों को मिलाकर इंपीरियल लाइब्रेरीज यहाँ पे इसका नाम पड़ा, जो कि पहले कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी हुआ करता था। उसके बाद में 30 जनवरी
1903 को जनता के लिए इंपीरियल लाइब्रेरीज को जॉन मैकफर्लन के द्वारा खोल दिया गया, जो कि इसके लाइब्रेरियन थे। 1907 में हरिनाथ डे यहाँ पे जो है इंपीरियल लाइब्रेरीज के फर्स्ट लाइब्रेरियन बने। 1911 में जे.ए. चॉपमैन के को यहाँ पे नियुक्त किया गया, जो कि काफ़ी प्रकार के चहुमुखी विकास जो है वो लाइब्रेरीज का किया। 1928 में रिए समिति की घटना की गई, गठन किया गया। इनके द्वारा लाइब्रेरीज के अनेक प्रकार के जो संरचना है उसके ऊपर यहाँ पे महत्व दिया गया। 1933 में जो एम असदुल्ला है उनको यहाँ पे बनाया गया। 1948 में राष्ट्रीय पुस्तकालय नाम जो है वो यहाँ पे हमारे पास में इंपीरियल लाइब्रेरी का पड़ गया 1948 में। 1 फरवरी 1953 में जनता के लिए यहाँ पे सबसे पहले जनता के लिए खोल दिया गया। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं नेक्स्ट 130वें, जो कि निम्न में से कौन सी इंटरनेट की एक महत्वपूर्ण सेवा मानी जाती है। बेसिकली इंटरनेट की सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस जो है वो यहाँ पे ईमेल मानी जाती है, क्योंकि ईमेल के द्वारा हमारे पास में काफ़ी प्रकार की इन्फॉर्मेशंस को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेज सकते हैं। साथ ही इसके अंदर एक यहाँ पे डोमेन होता है जो कि जीमेल के नाम से भी आप यहाँ पे इसका नाम सुना होगा, और जीमेल के अंदर हमारे पास में जो भी इन्फॉर्मेशंस होती है उसको हम यहाँ पे एक सोर्स से दूसरे सोर्स में आसानी से जो है वो भेजा जा सकता है। तो ये हमारे पास में था आपका इंटरनेट सर्विस से संबंधित। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 131 में हम बात कर लेते हैं। 131 में इन्फ्लिबनेट जो है उसका पूरा नाम पूछा है। बेसिकली इन्फ्लिबनेट को लेके बात करें तो इन्फ्लिबनेट एक प्रकार का नेटवर्क है जो कि लाइब्रेरीज और इन्फॉर्मेशन में काम लिया जाता है। तो आप कह सकते हो नेटवर्क फॉर लाइब्रेरीज एंड इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर जो है वो आप देख सकते हैं हमारे पास में ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नेटवर्क ऑफ द लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन। 132वें क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको सही जो है वो कथन छांटना है। निम्न में से कौन सा कार्य संपादन की दृष्टि से सही क्रम में यहाँ पे है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन करते हैं। कोई भी आप चीज़ें खरीदते हो, कोई भी बुक्स आप खरीदते हो तो सिलेक्शन किया जाता है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन कर लेते हो तो सिलेक्शन करने के बाद में आप यहाँ पे एक्विजिशन करते हो। एक्विजिशन ये तो गलत हो जाएगा, तो एक्विजिशन, फिर प्रोसेसिंग, फिर डिसेमिनेशन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 132 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 133वें क्वेश्चन को लेकर हम बात करें, जो कि आपको स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उस सूची को क्या कहा जाता है जिसमें पुस्तकों के लेखक, शीर्षक, विषय आदि से संबंधित प्रविष्टियों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो शब्दकोशीय सूची इनको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 की बात करते हैं। 134 में पुस्तकालय प्रबंधन का कौन सा स्तर नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो मध्यम स्तर जो है वो यहाँ पे क्रियान्वित करने के लिए जो है वो जिम्मेदार माना गया है। बेसिकली हमारे पास में मैनेजमेंट के 3 लेवल्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ये तीनों लेवल जो है रॉथिस्टन जो है वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा जो है ये कहा गया था। 135वें क्वेश्चन को लेके बात करें, 135वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये हमारे पास में इंटरनेट से संबंधित पूछ लिया है वापस से। इंटरनेट के बारे में थोड़ी चर्चा यहाँ पे हमने पहले भी कर चुके हैं, और हर बार यहाँ पे एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपसे पूछा है कि हमारे पास में पंच कार्ड का जनक किसे कहा गया है। तो हरमैन हॉलड्रिथ जो है उनको यहाँ पे पंच कार्ड का जो आविष्कार है वो इनको द्वारा किया गया था। हु डिज़ाइन द एनालिटिकल इंजन। सबसे पहले जो एनालिटिकल इंजन है वो किसके द्वारा यहाँ पे खोज की गई थी। तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 को लेकर हम बात करें, जो कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समूह को 3 प्रकार की मूलभूत भाषाओं में से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसको लेके हम बात करें क्वेश्चन नंबर 137 में, तो इसमें हमारे पास में मशीन लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है, उच्च स्तर की भाषाएं होती हैं। तो 3 भाषाएं हमने बात की। एक तो मशीन लैंग्वेज, यहाँ पे देखें मशीन लैंग्वेज, असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 को लेके बात करें, कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत कितने अंक यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो बाइनरी में हम यहाँ मोस्ट ऑफली 2 ही अंक जो है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 में बात करें तो पुस्तकालय में निम्न में से कौन सा कंप्यूटर अधिकतम उपयोग यहाँ पे माना गया है। तो पुस्तकालय के अंदर हमारे पास में जो कंप्यूटर यूज़ लिए जाते हैं, बेसिकली इनके अंदर जो माइक्रो कंप्यूटर है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी यहाँ पे यूज़फुल यहाँ पे इसके अंदर माना गया है। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 140 में अपन आ चुके हैं। तो 140वां क्वेश्चन अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, पूछा है कि इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस से 1968 to 80 का संपादक कौन था। तो सबसे पहले हमारे पास में जो इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस है उसके जो खोज जो की थी वो डेविड एल सिल्स के द्वारा यहाँ पे ये दिया गया था। ये इसके एडिटर थे, संपादक थे।
यानी कि हमारे पास में डेविड एल सिल्स ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन को लेके बात करते हैं 141 को। निम्न पुस्तकालय यहाँ से देखिए, निम्न पुस्तकालय सेवाओं में से कौन सी सेवा जो बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती है, यदि संभव हो तो एक क्षण भर में यहाँ पे जो है वो पूरी कर ली जाती है। तो अल्पकालीन त्वरित जो संदर्भ सेवा है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं कि समाचार पत्रों की कतरन सूचना सेवा एक प्रकार की है। तो ये हमारे पास में जो सूचना है वो हमारे पास में एक प्रकार की पूर्व प्रभावी यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव, ऑप्शन नंबर जो है ए जो है, सॉरी ए नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 143 क्वेश्चंस में हम बात करते हैं। तो फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से एक कंप्यूटर द्वारा एक नेटवर्क को अन्य से जोड़ने को क्या कहा जाता है? ये गेटवे इसको कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 144 में, जो कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल इनमें से नहीं है? अगर बात करें ASCII के बारे में, तो ये प्रोटोकॉल के इंटरनेट प्रोटोकॉल में नहीं आता। बेसिकली इसका पूरा नाम जो होता है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका पूरा नाम होता है। इसी प्रकार से हम बात करें UDP को लेके, तो UDP का पूरा नाम यहाँ पे यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स होता है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास हम बात करें FTP IP को लेके, तो FTP का पूरा नाम यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसी प्रकार से TCP की बात करें तो जिसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है, IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 144वां था। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे 145वें क्वेश्चन को लेके। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 145 हमारे पास में है। आपको पूछा है कि फुल नेम ऑफ द OSI इन नेटवर्क के अंदर OSI का पूरा नाम क्या होता है? बेसिकली OSI को लेके बात करें, जो कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका पूरा नाम होता है। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास पूछा है बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्ताव कब किया गया था? तो बेबेज के द्वारा जो प्रस्तावित किया गया था 1835 में प्रस्तावित जो है वो यहाँ पे बेबेज का विश्लेषणात्मक कंप्यूटर का प्रस्ताव किया गया था। रैम कंप्यूटर की है, बेसिकली रैम प्राथमिक मुख्य स्रोत स्मृति होती है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 148 में कंप्यूटर जो है किसके लिए प्रयोग किया गया था? बेसिकली कंप्यूटर का सभी के लिए उपयोग किया जाता है। कंप्यूटिंग, इसमें आप कंप्यूटिंग प्रलेखनों का संग्रह है, वर्ड प्रोसेसिंग, तो सभी के अंदर उपयोग आप कंप्यूटर का ले सकते हो। निम्न में से कंप्यूटर का हृदय कौन सा होता है? तो कंप्यूटर का जो हार्ट है वो CPU को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास में CPU, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लास्ट 150 क्वेश्चन में अपन आ चुके हैं। इस शोध सिद्धू की बात कर रहे हैं। तो इस शोध सिद्धू जो है कंसोर्टिया का निर्णय यहाँ पे जो है इसके बारे में पूछा गया है। तो ये UGC, इन्फोनेट, DLC और एनलिस्ट और इंडस्ट AICT। तो आप देख सकते हो इसका सही जो ऑप्शन है शोध गंगा UGC इन्फोनेट है ना, इसका ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास में दोस्तों आपने देखा, थोड़ी और चर्चा इसके बारे में कर देते हैं। UGC इन्फोनेट जो है इसका सबसे पहले स्थापना दिसंबर 2003 में की गई थी। इसी प्रकार से एनलिस्ट को लेके बात करें जिसका पूरा नाम नेशनल सर्विस करके कुछ होता है स्कॉलर, ठीक है। उसके बाद IIT दिल्ली के द्वारा किया गया था। इसी प्रकार से इंडस्ट को लेकर बात करें तो दिसंबर 2005 में किया गया था। तो दोस्तों ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 150 यानी लास्ट क्वेश्चन था, जो कि हमारे पास में जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का जो पेपर करवाया गया था, तो उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे 100 क्वेश्चन लाइब्रेरीज के पूछे गए थे, सभी 100 क्वेश्चंस को मेरे द्वारा काफ़ी गहनता से और काफ़ी विश्लेषणात्मक तरीके से मैंने आपको इस पेपर के माध्यम से डिस्कस किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो है 19/9/2020 को लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम जो है वो करवाया गया था थर्ड ग्रेड के रूप में, जिसके अंदर यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लाइब्रेरी से संबंधित थे वो मैंने चर्चा की। दोस्तों यार आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर भी करें, साथ ही अपने मित्रों में इसके ऊपर जो भी आपको और भी नया चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।